अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। यहाँ पर कलाकारों को रोजगार मिला, जो मैंने वादा किया था अपने चुनाव में। साहब आप अधिकारियों के ऊपर आप नकेल कसी नहीं पा रहे। जन्मे है चारों ललनवा हो मन झूमत बा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अब आपको दिखाते हैं एजेंडा पूर्वांचल की कुछ खास झलकियां। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने चुनाव से पहले सियासी दलों को बड़ा सियासी मंच मुहैया कराया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही दूसरे दलों के नेताओं ने भी अपना रोड मैप जनता के सामने रखा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल का सियासी मूड कैसा है? राजनीतिक दलों की तैयारी कैसी है? किन मुद्दों के आधार पर जनता का दिल जीतने का भरोसा है? इन तमाम पहलुओं पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एजेंडा पूर्वांचल में बारीकी से चर्चा हुई। महासंग्राम 2022 में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में न्यूज़ 18 निकला है उत्तर प्रदेश के सियासी मूड को भांपने के लिए, जनता की नब्ज यानी आपकी नब्ज को टटोलने के लिए, उसके साथ ही नेताओं और सियासी समीकरण को समझने के लिए। हर सियासी समीकरण की बात होगी एजेंडा पूर्वांचल में। न सिर्फ सियासी समीकरण की बात होगी, बल्कि बात होगी आपकी भी, यानी पब्लिक संवाद की बात होगी समूचे प्रदेश की, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की ये धरती तो है ही, साथ ही ये धरती धर्म, साहित्य, अध्यात्म और राजनीति के लिहाज से भी बेहद खास हो जाती है। विधानसभा की 403 सीट वाले राज्य की राजनीति बेहद ही पेचीदा है। राज्य के हर हिस्से में अलग अलग समीकरण हैं और उन्हीं समीकरणों को साधना सभी दलों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे में सियासत के सबसे बड़े संग्राम से पहले सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर मौजूद रहे। सीएम ने बताया कि कैसे 4.5 साल में सरकार ने अपना संकल्प पूरा किया और कैसे उत्तर प्रदेश में बदलाव आया। जब आप 4.5 साल पहले गोरखपुर से निकले थे और एक सांसद के तौर पर और फिर मुख्यमंत्री बने, जो लक्ष्य आपने एक साधा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, उस लक्ष्य को कितने प्रतिशत आपने हासिल किया है? देखिए, हम लोगों ने चुनाव के ठीक पहले हर राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का नाम देने के बजाय उसका नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था। जी, यानी हमें घोषणा नहीं करनी थी, बल्कि हमें एक संकल्प लेना था उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने का। उसके लिए हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की थी और मुझे प्रसन्नता है कि 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, उस संकल्प पत्र को हम लोगों ने अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया है और प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी उससे लाभान्वित हुई है, उसके साथ जुड़ी है। प्रदेश अपने पुनः खोए हुए गौरव को प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस नए उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। एजेंडा पूर्वांचल के मंच से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में कानून के हिसाब से ही कड़ी कार्रवाई करने का साफ साफ संदेश दिया। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए।
हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, और व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर विपक्ष के रवैये को लेकर भी तंज कसा और कोरोना संकट के दौरान उनकी भूमिका पर कई सवाल दागे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जी, और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे? इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले का अब हम सहभागी बनने के लिए आए थे तो हमें रोक दिया गया। मैं वही पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल ये है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कानून व्यवस्था को 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और अब विपक्ष भी इसी मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरने में जुटा है। सीएम ने इससे जुड़े आरोपों का भी बेबाकी से जवाब दिया और विरोधियों पर तीखा हमला बोला। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव में भी लेके जाएगी, आपने भी कई बार कहा है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको एप्रिशिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नज़ीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, इसके बीच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार उसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्य कर रही है। गोरखपुर के मामले तो पुलिस ने ही कर दिया। मैं क्या करूँ ना जी, पूरी इसके लिए हम लोगों ने जांच ट्रांसफर की है, हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हमने सीबीआई को भी इसके लिए लिख के भेजा है और आप चिंता मत करिए, एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दलों के माफिया प्रेम पर भी प्रहार किया। साथ ही सरकार की ओर से माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का हवाला देकर राज्य में गरीबों को उनका हक दिलाने की बात कही। असाउद्दीन ओवैसी अब खुलकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी के भी करीब दिख रहा है। उनके जो भाई हैं सिबगतुल्ला, वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? तो जनता को देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा क्या है। ये जितने भी माफिया हैं, ये कहीं और जगह से, कहीं धरती से फट करके नहीं आए हैं। ये सब इन्हीं पार्टियों के द्वारा पाले पोसे गए हैं और इन्हीं सब पार्टियों के ये जो अनैतिक कृत्यों के परिणाम
ये सब हैं। तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को तो प्रदेश की जनता से और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके कारण से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर तमाम लोगों को परेशान होना पड़ा है, तमाम घर उजड़े हैं, तमाम सार्वजनिक संपत्तियों पर इन माफियाओं ने कब्जे प्रारंभ किए और अपनी अनैतिक संपत्ति बनाई और उसके नाम पे लोग कॉमन मैन का, व्यापारियों का, नागरिकों का जीना हराम करते थे। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, पहली सरकार है हमारी जिसने ऐलान इस प्रकार का ऐलान किया है कि इन माफियाओं से जितनी संपत्ति हम लोगों ने जब्त की है, जिस पे बुलडोजर चले हैं, उस पे गरीबों की ही आवाज बनेंगे और उनके लिए हम फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने जा रहे हैं। यूपी चुनाव में इस बार किसानों का आंदोलन और किसानों की समस्याएं भी अहम मुद्दा है। एजेंडा गोरखपुर के मंच से सीएम योगी ने किसानों के हित के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। किसान भारत की राजनीति का हिस्सा बहुत पहले से है, लेकिन किसान के लिए ईमानदारी से अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। याद करिए, जो धरती माता हमारे अन्नदाता किसानों को अन्न उत्पन्न करके देती है, उस धरती माता की सेहत का ख्याल रखना है, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की देश के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हर एक किसान की फसल का बीमा का कवर हो सके, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा भी हमेशा से अहम रहा है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लिहाजा सीएम योगी ने भी विपक्ष के राम प्रेम को लेकर पलटवार किया। जो लोग पहले राम को काल्पनिक कहते थे, अब वे भी कहते हैं राम तो हमारे भी है। हमने कहा बोलो ना, कौन जरूरत है, तो हमारी वैचारिक विजय है ही। जो लोग कहते थे अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए कि वहां पर ये, यानी मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, जो लोग पहले राम के को काल्पनिक कहते थे, आज वे सभी लोग राम राम चिल्ला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने हमारी विचारधारा को स्वीकार किया। सीएम ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी और तमाम मिथक तोड़ते हुए 2022 में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। योगी जी, एक मिथक था कि नोएडा कोई सीएम नहीं जाता, लेकिन आपने वो मिथक तोड़ा। एक मिथक ये भी है कोई सीएम रिपीट नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कोई सरकार रिपीट नहीं होती। देखिए, नोएडा भी मैं गया हूँ उत्तर प्रदेश में, और मैं नोएडा कम से कम आधा दर्जन बार गया हूँ जी। बिजनौर भी मैं गया हूँ, लगभग आधा दर्जन बार गया हूँ। दोनों के बारे में कहा जाता था, लेकिन हम लोग दोनों जगह गए हैं और मैं यही मिथक तोड़ने के लिए राजनीति में आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग फिर से आएंगे, कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। और उसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं नोएडा गया था और वही मिथक तोड़ने के लिए मैं बिजनौर भी गया। चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और सभी दल अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार के कामकाज भी बताए और भविष्य का विजन भी बताया। सीएम के अलावा एजेंडा पूर्वांचल के मंच पर दूसरे सियासी दलों के नेताओं ने भी चुनाव को लेकर गंभीरता के साथ चर्चा की। चुनाव से पहले सियासी चर्चा का बड़ा मंच मिला तो राजनेताओं ने अपने तीखे तेवर दिखाए। राज्य के हर मुद्दे पर बात हुई। सवाल जवाब की सियासत में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने तर्क दिए। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ सरकार की ओर से की गई कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। मैं कह सकता हूं कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं जिल्ले इलाही के लिए। आज हालात क्या पैदा हो गए हैं, ये हमें उत्तर प्रदेश में समझना होगा। मैं जहां पर बैठा हूं, कानून व्यवस्था की वो स्थिति है कि मुझे लग रहा है पूरी देश और दुनिया में जो बदनामी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हुई है, जो स्थितियां यहां पर पैदा हुई हैं, यहां के पुलिस की जो बदनामी हुई है, शायद मुझे लग रहा है कि अब तक जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। आज प्रदेश की हालत क्या है कि कोई भी माफिया वो बीजेपी के गंगाजल में नहाता है और शुद्ध होकर के आ जाता है। पूर्वांचल में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जो 43% सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। 150 से ज़्यादा विधायकों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये माफियाओं को बचाते हैं,
ये कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, ये चिन्मयानंद स्वामी के साथ खड़े होते हैं। आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो और चाहे वो हाथरस की घटना हो, ये बीजेपी माफियाओं को संरक्षण देती है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आज अगर हम एनसीआरबी के डेटा देखें, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, उसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में 66% इंक्रीज हुआ है, मतलब 66% की वृद्धि हुई है। दलितों के खिलाफ अपराध में 23% की वृद्धि हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवालों और आंकड़ों के सहारे सरकार को घेरा, तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार करने में देर नहीं की गई। बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला ने हर सवाल का जवाब दिया और चुनावी माहौल में अपना पल्ला भारी करने की कोशिश की। माफिया कभी समाज के हित के लिए नहीं होता है, स्वयं के हित के लिए होता है, स्वयं के उन्नयन के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर वो उनके साथ जाता है तो यही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वह उनको आगे चल करके चाहे उनसे वोट प्राप्त करते रहे हों, चाहे उनके सहयोग से कुछ और प्राप्त करते रहे हों, उनका सहयोग लेकर के राजनीति करते रहे हों। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इस माफियाओं को पूरी तौर पर जमींदोज करने के साथ ही साथ यह बता दिया कि कानून ही सबके लिए है। सवाल चुनाव का है, लिहाजा सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मौजूदा माहौल में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जाति धर्म की राजनीति पर भी तीखी तकरार हुई। जब हर मुद्दे पे फेल हो जाती है तो उसके पास जो मुद्दा बचता है वो धार्मिक उन्माद पैदा करना, और वो धार्मिक उन्माद पैदा करके वो लोगों को भड़काना चाहती, उकसाना चाहती है। लेकिन चूंकि कोई खेल चलता है, कुछ दिन तक चल जाता है, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया ये प्रक्रिया चलते हुए, शायद 2022 में अब ये नहीं चल पाएगा। जनता जो है वो चाह रही है कानून व्यवस्था, जनता चाह रही है विकास, स्मार्ट सिटी, मेडिकल कॉलेज। आपने कहा था, वादा किया। वो तो एक हिंदू नेता के रूप में ही माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, उनकी सब पूरी दुनिया में ठीक, हाँ वो ठीक है, एक महंत है, एक महंत है, इस नाते स्वाभाविक है उस संस्कृति के विषय में कहेंगे। लेकिन रास्ते चलते भी काली मंदिर में भी जाकर के प्रियंका जी भी और राहुल जी टीका लगवा लेते हैं, तो कहे को लगवा लेते हैं? वो भी तो एक राजनीति कर रहे हैं। ये कार्रवाई सिर्फ एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों पर क्यों हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी के लोग इस माफिया गर्दी में नहीं है? ये मैं प्रदेश की जनता से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी, आप बताइए, सिपाही से लेकर के और ऊपर तक सारे 77% जो है एक ही बिरादरी के लोग मिलेंगे। मुझे लग रहा तो माफिया तो ये पैदा कर रहे हैं। आज बीजेपी ये कह करके आई थी कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, प्रदेश में कोई गुंडा नहीं बचेगा। अब गुंडे तो बचे नहीं है, अब गुंडों का काम मंत्री और पुलिस ने ले लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन का अहम रोल रहा है, इसीलिए एजेंडा पूर्वांचल के मंच पर उन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे जो अपने अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं और बड़े दलों को सहयोगी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद और महान दल के केशव देव मौर्य ने 2022 के चुनाव के लिए अपनी अपनी पार्टी की रणनीति बताई। जब निषाद राज और राम एक थे तब श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। राम के पास कोई सेना नहीं थी और निषाद राज ने अपनी सेना दी और उसे विजय प्राप्त किया। राम के उस कैबिनेट में निषाद राज जब अतिथि बन के आए थे तब राम राज आया था। पुनः डॉक्टर संजय वही चाहते हैं कि इस कैबिनेट में जो उत्तर प्रदेश की और भारत की कैबिनेट में है, ये जय निषाद राज का नारा जब जाएगा तो पुनः राम राज आएगा और सभी जनता सुख होगी, सभी खुश रहेंगे। 7 साल में ये मछुआ समुदाय या निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हल्का नहीं तहलका मचा के रखे हैं। चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2018 रहा हो, चाहे 2019 रहा हो, 2022 भी तहलका मचाएंगे। दोबारा सत्ता में निषाद पार्टी जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, योगी जी के जिले में हूं, उनके गृह जनपद में हूं, योगी जी से पूछना चाहता हूं कि योगी जी अगर मान लो ट्रक में 500 लोग 5000 रुपया किराया देकर ठूस के 10 दिन में अपने घर पहुंचे तो कोरोना नहीं फैलता, और ट्रेन में और बस में बैठ कर अगर अपने घर जाएं तो कोरोना फैलेगा क्या? तो ये आपकी नीति है, ये आप काम कर रहे हैं और
आप काम नहीं कर रहे हैं। आप दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हमेशा से विरोध में थे। आरक्षण के बहाने सियासी गणित 2022 में भी सुलझाने की कोशिश हो रही है। सियासी दलों की कसरत वोट पाकर सत्ता तक पहुंचने की है। एजेंडा पूर्वांचल के मंच पर भी राजनीति का पूरा अखाड़ा नजर आया। छोटे दलों की बड़ी हसरत के बाद न्यूज 18 के मंच पर बीजेपी के नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी आए। उन्होंने भी चुनाव से पहले चल रहे तमाम मुद्दों पर संजीदगी से अपनी बातें रखी। किसान का बेटा हूं, मेरा इतिहास सबको पता है। मैं मिट्टी के घर से मैं रेंग कर ऊपर आया, तो हमको एक किसान का दर्द पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि किसान इतने अग्रेसिव नहीं हो सकते, किसान इतने क्रूएल नहीं हो सकते जिस हिसाब से सब कुछ इनको पेश किया गया है। जो रियल किसान है वो भी जानते हैं कि राजनीति क्या है। और ये पार्टियां, चूंकि अब चुनाव करीब है, तो इनकी सारी गंदगी, ये गिद्धपना, ये जो गिद्ध आए हैं वहां पर, तो ये सारे गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, अपनी रोटियां सेकने आए हैं। रवि किशन ने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आए बदलाव और सुधरी कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ की और भरोसा जताया कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार का कोई गांव बचा नहीं जहां मैं शूटिंग करने नहीं गया हूं। पिछले मैं 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूं, 650 फिल्म, उसमें 450 भोजपुरी फिल्म की। शायद कोई गांव, गोरखपुर भी मैं आया हूं 2003-2004 में, जब यहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी, जब यहाँ गोलियां चलती थी। इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था। हत्याएं होती थी पूर्वांचल में। तो मैंने उस उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले भी देखा है। हमसे कुछ छिपा नहीं है। और मैंने 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी देखा है, और पूरा देश देख रहा है। आज यहाँ पर देखिए ना, इन्वेस्टमेंट देखिए आप यहाँ पे सड़कें देखिए। यहाँ पर आप गोरखपुर में 2.5 साल में पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ एम्स आ गया, फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाना है, अनगिनत इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं। एजेंडा पूर्वांचल में राजनेताओं ने सियासी चुनावी माहौल बनाया, सियासत से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की। सभी दलों की ओर से अपने अपने मुद्दे भी बताए गए और वार पलटवार का दौर भी खूब चला। हर पहलू पर बारीकी से चर्चा हुई। इसके साथ ही लोक गायिका संजोली पांजे ने भी अपने सुरों से समा बांधा कि बेटी मोरी लिहाली जन्म जाग पावन मनवा सुहावन हो। बेटी मोरी लिहाली जन्म जाग पावन मनवा सुहावन। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। यहाँ पर कलाकारों को रोजगार मिला, जो मैंने वादा किया था अपने चुनाव में। साहब, आप अधिकारियों के ऊपर आप नकेल कसी नहीं पा रहे। जन्मे है चारों